अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज चलेंगे पाकिस्तान और वहाँ की सूरत हाल। हमारे ब्यूरो चीफ है, इस वक्त हमें इतला मिली है कि दोबारा अहमदियों की कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी सिलसिले में इनसे पूछते हैं क्या है ताज़ा सूरत हाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चल रहा है? दोबारा फिर ऐसी वीडियो सामने आई है कि ये किसी कब्रिस्तान को दोबारा कोई डिस्टर्ब किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। जी ये वाकया है प्रेम नगर, प्रेम कोट भी कहते हैं, प्रेम नगर भी कहते हैं, जिला हाफिजाबाद का एक नवाही गांव है। उसमें 3 फरवरी की रात को पुलिस और वहां के जो लोकल उलमा है जिनका तल्ले तरीके लबैक या सुन्नत से है, उन्होंने रात के वक्त अहमदिया कब्रिस्तान जो कि 1974 से कायम है और उस कब्रिस्तान में जाके 50 के करीब 45 से 50 के करीब कब्रें जो है कब्रों की उनको मिसमार कर दिया और वो जो कलमा लिखा हुआ था और उसके अलावा बिस्मिल्लाह रहमान लिखा हुआ था, वो तमाम चीजें जो है उन्होंने मिसमार कर दी और काफी नुकसान पहुंचाया। नहीं तो ये पहले भी इस तरह का वाकया वहां पे आया या पहली दफा ये हुआ? नहीं, ये काफी देर से दरखास्तबाजी की जा रही थी कि जी हमारे गैरत ईमानी को बहुत तकलीफ पहुंचती है कि उन्होंने अपने कदमों के ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई है या कलमा लिखा हुआ है या इन्होंने कोई दूसरी आयात लिखी हुई है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। तो पुलिस जो थी वो अब उनके प्रेशर में थी और पुलिस ने फिर इसी तरह रात के अंधेरे में 3 फरवरी की रात को उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये ऑपरेशन करते रहे, जिसके दौरान उनके साथ उलमा भी थे और कुछ दूसरे साथ अफराद भी। तकरीबन टोटल जो हमारी तलाश मिली है कोई 30 से 50 के करीब अफराद थे जो आए थे। फिर उन्होंने कब्रिस्तान में रात के वक्त जो कतबे थे वो सारे तोड़ने शुरू कर दिए। नहीं तो वो पुलिस वहां पे मौजूद थी, आपका कहना ये? जी 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 पुलिस की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है, पुलिस साथ थी। अच्छा, ये भी इतला है कि और भी जगह 1-2 है जहाँ पे इस तरह के वाकयात कुछ होने वाले हैं या? जी जी इसके अलावा रिपोर्ट ये हुई थी कि ये इलाका है तहसील पसरूर जिला सियालकोट का एक इलाका है चुबारा। अच्छा। बहादुरपुर चुबारा कहते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल है, तो वहाँ पर जो वो उधर के प्रिंसिपल साहब हैं वो भी और आसफ साहब है प्रिंसिपल और उनके साथ एक मास्टर तनवीर साहब है, उन्होंने वहां पर एक पम्फलेट ला के जिसके ऊपर जमात के खिलाफ शदीद मुखालफत लिखी गई थी वो लाकर तो उन्होंने वहां पर लड़कों में तकसीम किया है और तकसीम करने के बाद उनको मोटिवेट किया है कि कादियानी लड़के जो है एक आदमी अफराद ये वाजिबुल कत्ल है, ये इस्लाम से खारिज है, इनके साथ कोई किसी किस्म का लेन देन न किया जाए और इनके साथ बातचीत न की जाए, इनका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। और वो स्कूल जो है वो बच्चे जितने भी वहां पर तालीम हासिल करने जा रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चुबारा तहसील पसरूर जिला सियालकोट, वहां पर ये मुखालफाना सरगर्मियां जो है ये तकरीबन 1 से 2 फरवरी का वाकया है 2022 का। तो ये वहां से ये सारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं मुखालफत के। अच्छा सर, ये तो बड़े खतरनाक हालात है। जिन बच्चों को वो माँ बाप स्कूल तालीम के लिए भेजते हैं उन्हें नफरत की तालीम दी जाती है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून ही साथ शामिल होकर ये सारे काम करवा रहा है और कानून ही की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे हैं। अगर हम किसी को जाकर ये बात बताते हैं कि ये मुखालफाना सरगर्मियां हैं, हालांकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कोई शख्स किसी के खिलाफ कोई मजहबी बात या किसी को इश्तिहार अंगेजी की तकरीर या कोई ऐसा पम्फलेट तस्लीम नहीं कर सकता जिससे इश्तिहार अंगेजी पैदा हो। लेकिन यहाँ पर जब जमात अहमदिया के खिलाफ मुखालफाना पम्फलेट तस्लीम किया जाता है, मुखालफाना तकरीर की जाती है, मुखालफत का एक जरिया बनाया जाता है, तो जब पुलिस को इस बारे में कहा किया जाता है कि फलां शख्स जमात अहमदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, शरअंगेजी फैला रहा है, तो पुलिस को तो ये चाहिए कि वो उनको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करे। वो उल्टा अहमदिया को कह देते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम जो है वो इस वक्त क्योंकि हम मुसलमान हैं और फलाही रियासत मदीना में है इसलिए हम वो कहेंगे जो हमारे साथ हमारी अवाम और हमारा कानून कहता है और आप अकलियत में शामिल है इसलिए आपके साथ अब ये सलूक हो रहा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो सर, ये तो बहुत खतरनाक हालात है। जब आप छोटे बच्चों के दिलों में इस तरह की नफरत डालेंगे तो वो फिर आपको इल्म है कि बड़े होकर कौन सी खिदमत करेंगे इंसानियत की।
जी, इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तसलसल से अहमदियों पर हमले, कब्रिस्तानों को मसमार, कतबे तोड़ना और इबादत गाहों पर हमले और अहमदियों के खिलाफ मुकदमात की वजह जो है वो मेन जो ये है कि न्याजी सरकार जिस वक्त हुकूमत संभाली है और रियासत मदीना का उन्होंने नारा लगाया है और रियासत मदीना का नारा लगाकर पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंसानी हकूक के अदारे जो काम कर रहे थे उनको बंद कर दिया और उसके बाद ये देखें कि 3 साल की दौरे हुकूमत में साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस की हो या कोई ऐसा जरिया किया हो। उसके अलावा ये किया कि इस्लामाबाद में मौलवियों को जमा किया गया कल्चर सेंटर में और ताहिर शफी को स्टेज देकर और वहां पर जमात के खिलाफ मुखालफाना जो कॉन्फ्रेंस है 2 दर्जन या 3 दर्जन से ज्यादा मुखालफाना जो कॉन्फ्रेंस है जमात है के खिलाफ वो करवाई गई, क्योंकि ये सारा न्याजी हुकूमत जो कि ये नारा लगाते हैं जी हम फलाही रियासत है, हम रियासत मदीना को कायम कर रहे हैं। अब ये न्याजी सरकार है, इन्हीं के वजीरों से आप पूछ लें, इन्हीं के मुशीरों से पूछ लें, वो मीडिया के ऊपर बैठ के जमात के खिलाफ एक नफरत अंगेज गुफ्तगू भी करते हैं, बल्कि लोग तो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं, जबकि ये लोग एक बाकायदा सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि पंजाब जो है, जैसे उस्मान बुज़दार की हुकूमत है, तो पंजाब में जो सबसे बड़े मुखालफत करने वाले टाकू जिसे आप कह सकते हैं वो परवेज लाई है, जिसको स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया गया। न्याजी सरकार ने नवाज शरीफ को सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए मौलवियों को अहमदियों की मुखालफत के लिए मुकम्मल छूट दे दी है और जबकि मौलवियों को पहले दौर में 4th शेड्यूल में शामिल किया जाता था और इस दौर हुकूमत में जिसे रियासत मदीना कहते हैं मौलवियों को 4th शेड्यूल से बाहर निकाल दिया गया और पुलिस और इंतजामिया को तरीके लब्बैक और दीगर तंजीमों को यरगमाल उनके हाथों बनवाया गया और पुलिस की फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म पहन के मिलाद के जुलूसों में जाती रही है और नारे लगाती रही है कि हम मुसलमान हैं और मौलवियों ने पुलिस वालों को भी अहमदियों के खिलाफ अच्छी तरह भड़काया और आज पूरा मुल्क अहमदियों के लिए मकतल का बन चुका है। और फौज जो एक अदारा है वो तो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि वो तो न्याजी जो हुकूमत है, ये न्याजी इक़्तिदार जो ये रियासत मदीना कहते हैं उसके मदद लूट रहे हैं। हालांकि ये चंद रोज कबल BBC की हालिया रिपोर्ट के अंदर जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अफराद हैं उनको अगर उस रिपोर्ट को देखें तो उनकी आंखें खुल जाएगी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की क्या खिलाफवर्जी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के अदारों की जो बंदिश है और यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारे इस बात का नोटिस लेते हैं और मुख्तलिफ फतवार में लेते रहे हैं। वो इसके अलावा और उनको ये बात भी बताने की कोशिश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और इस डिटेल के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और मुख्तलिफ बारहा प्लेटफॉर्म से इस बात की कोशिश की गई है कि आप पाकिस्तान में अहमदी और अक़लियतों के खिलाफ जो ये नारवा सलूक रखा गया है इसको फौरी तब्दील करें। सर ये बताइए ये है जो जी BBC की रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान में आपके ख्याल में किसी में ये कोई शर्म हया नहीं आई कि ये BBC एक रिपोर्ट जारी कर रहा है, इससे मुल्क की बदनामी होगी, लोग जो है वो डिस्टर्ब होंगे, कोई ऐसी चीज सामने इन लोगों के नहीं आती, कोई इनकी सोच नहीं तब्दील होती, कोई शौर नहीं आता? ये देखिए BBC को ये चाहते हैं, ये फलाही रियासत ये रियासत मदीना के लोग चाहते हैं कि जो हमारी हुकूमत के हक में बात हो वो हमारे लिए ठीक है, जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हो वो सब झूठ का पलंदा है। ये लोग इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की है या यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं या आलमी जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो कई दफा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आप फैक्ट फाइंडिंग करें ताकि हुकूमत को मजबूर किया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन है या जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जो उनकी वजीर है शीरी नजारी है, आप उनसे बात करके देख लें या किसी मिनिस्टर से बात करके देख लें, वो ये बात फौरी तौर पर बताएगा कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को पूरे हकूक हासिल है और हमारे मुल्क में अक़लियतें जो है वो एक आज़ाद हैसियत के साथ काम कर रही है और हमारे मुल्क में तमाम तर इख्तियारात और काम एक आज़ादाना 1974 के आइन के मुताबिक किए जा रहे हैं, जबकि सारी मुखालफत जो है वो इसी के अगेंस्ट की जा रही है कि जब भी आप किसी जगह पे कोई वाकया होता है, जैसे कि कब्रिस्तान का वाकया हुआ है, तो आप देख लें कि पुलिस ने अपनी मौजूदगी में खड़े होकर ये सारा वाकया दोहराया गया और पुलिस इसके ऊपर मुलव्वस थी। हालांकि पुलिस जाती तो उन लोगों को पकड़ती, उनसे पूछती कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। उनकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि पुलिस जो है वो इनके साथ मिलकर ये सारे काम कर रही है और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इन सब लोगों को पुलिस की पुष्ट
पनाही हासिल है और ये सब लोग पुष्ट पनाही गवर्नमेंट की पुष्ट पनाही के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। नेशनल टीवी पर बैठ के भी इसी तरह के बयान देते हैं, असेंबली में भी बैठ के इसी तरह के बयान देते हैं कि हम अकलियतों को पूरे हकूक देते हैं। लेकिन इस मुल्क में जमात अहमदी है कि तमाम पिछले 3 साल दौर गुजरा है, आप उसकी तारीख को देख लें, कितनी मसाजिद के कलमे को गिराया गया, शहीद किया गया, तोड़ा गया, कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाया गया, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से की गई, मौलवी जमात अहमदी के अफराद के ऊपर FIR की गई, उनको नाहक पकड़ा गया, कुरान के तर्जुमों का इल्जाम लगाया गया, जबकि जमात अहमदी के अफराद से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, ना किसी ने कोई आगे बढ़कर की बात की है, बल्कि ये तो एक पुरअमन तरीके से और खामोशी इख्तियार करने वाले जो एक तंजीम है। लेकिन ये लोग जो है शदीद मुखालफत और मजीद मुखालफत में बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, ये BBC की रिपोर्ट हो या यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट हो, आपके ख्याल में इन्होंने आंखें बंद की हुई है, ये समझते हैं कि ये मामूली चीज है, कोई असर नहीं लेते इन चीजों का? जी बिल्कुल यही बात है कि जिस तरह IMF के मतलब इकोनॉमिक्स फॉर्म के मतलब कोई रिपोर्ट्स बन के आती है, कोई बात होती है तो ये वो सुन लेते हैं, ठीक है जी रिपोर्ट्स आ गई है, सुन ली, ठीक है जी हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, हमारी इसमें कोई बातचीत नहीं है। बस ये एक सरसरी तौर पर ये सारी बातें होती हैं जिनको ये नोट करते हैं और इनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया में हमारे मतलब क्या बातें की जा रही है, हमारे मुल्क के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो रहा है, वो जमात अहमदी के अफराद के साथ टारगेट के लिए की जाती है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है। लेकिन इस बात का इनके ऊपर कोई अमल नहीं है या इस बात के ऊपर ये सीरियस होते नहीं है, बल्कि ये रियासत फलाही रियासत का और रियासत मदीना का नारा लगाकर कुल्ली तौर पर जमात अहमदियों को एक तशद्दुद का और वायलेंस का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, लाइन पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है ना हमारे साथ में, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। अच्छा सर, ये बताइए कि वो नाजी साहब का बेटा अनीक नाजी वो बड़े मशवरे दे रहा है कि अहमदी अपने आप को मुसलमान ना कहें, ये कैसे कि हमदर्द है हमारे? मुझे तो समझ नहीं आई इनकी हमदर्दी की। देखिए ये भी एक हमदर्दी है, बल्कि अनीक नाजी, लेकिन ये भी एक आप वो अपने आप को समझते हैं कि जी हम मुल्क के बड़े वफादार हैं, बड़े खैर गो हैं, किस तरह के मशवरे दे रहे हैं, किस रियासत में बैठ के किस तरह का वो काम कर रहे हैं। आज से 4 रोज कबल भी आपने नाम सुना होगा, औरिया मकबूल जान ने एक खत लिखा, तहरीर किया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान में 50,000 के करीब अहमदी अफराद हैं और ये एक बड़ी गैरत का मामला है और आप ऐसा करें कि इनके शनाख्ती कार्डों के ऊपर और इनके पासपोर्टों के ऊपर कादियानी लिखें ताकि लोगों को पता लगे ये कौन कौन से लोग हैं और कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। ये वहां पर इस तरह की इश्तिहारगिरी, आप जो भी इंटेलेक्चुअल है या जो भी सियासतदान है या जो भी किसी भी एक मखसूस तबके से तल्लुक रखता है, उसकी सोच का महवर यही होता है कि वो वज़ीर आज़म को यही नसीहत करने की कोशिश करता है कि उनको सबसे बड़ा खतरा जमात अहमदिया से है और जमात अहमदिया के अफराद जो है वो उनके लिए बायस खतरा है, उसके इस्लाम के लिए, उनके मुल्क के लिए, उनकी इकोनॉमिक के लिए। जबकि किसी मामले में भी आज तक इनके साथ कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा जिक्र या वाकया ऐसा रूनुमा नहीं हुआ जिसके अंदर आप ये कह सके कि जमात अहमदिया ने डायरेक्टली मुलव्वस होकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बल्कि ये लोग उल्टा के हाकम को ये मशवरा देते हैं कि आप इनको मुसलमान न करें, इनको अक़लियत करार दे दें, इनको एक साइड पर लगा दें, इनके ऊपर मोहर लगा दें। इनके तो इख्तियार में ये भी, अगर इनका इख्तियार दिया जाए तो ये भी कल को कह सकते हैं जी हम तो मुसलमान है, आपका चेहरा हमारे साथ मिलता, आप अपना चेहरा बदल दें। तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता कि आपका चेहरा मुसलमानों की तरह है और हम आपको देखकर कैसे अपने गैरत माने का सबूत। अच्छा, थोड़ा सा एक बात, वो नाजी साहब जो जूनियर है उनकी बात कर लेते हैं। वो कहते जी आप अपने आप को अहमदी कहें, तो कल मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। एक वैसे ही बात करते हैं कि अगर हम अहमदी कहते हैं तो वो कहते फिर अहमदी को कहते हैं अहमदी भी बदलो अपना नाम, ये तो हम अहमदी होते हैं, अहमद तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये नाजी साहब की बात हमारे तो समझ में नहीं आई कि वो किस अंदाज से क्या गुफ्तगू करके पैगाम देना चाहते हैं। ये तो सारी सरासर एक मुखालफत का और एक मुखालफाना सोच की अक्सी है कि आप अहमद नाम है जी, अहमद भी मुसलमानों का नाम है, अगर आप चेहरा इस तरह है तो वो भी आपके साथ मिलता है। यानी कि अगर वो आप ये कह रहे हैं कि खुले लफ्जों में आप एक मुखालफाना सोच की अक्सी कर रहे हैं कि आप इस तरीके से चल रहे हैं, और उनका ये वही बात एक अमल है नाजी साहब की सोच के मुताबिक कि जी इनका चेहरा भी मिलता है, इनका नाम भी मिलता है, इनके कपड़े भी मिलते हैं, किसी तरीके से कोई ऐसा
हाथ में वक्त ऐलान कर दे कि ये जो अफराद यहाँ पर रहते हैं इनको बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए या इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए या इनका चेहरा या हुलिया या इस तरह का बदल दिया जाए कि ताकि उनको दूर से पता लग जाए, इनके माथों में लिखा दिया जाए कि ये जिनका तलक जमात है इसलिए हम इनके साथ तलक नहीं रख सकते। अच्छा ये बताइए कि मैंने सोशल मीडिया पे एक दो प्रोग्राम भी सुने, उस पर किया भी कि जो मुखालफीन है वो कहते हैं जी बीबीसी ने इनके कहने पे रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट शाया की है। ये बताइए पाकिस्तानी मीडिया तो चलो बिक जाती है, बीबीसी को क्या जरूरत है कि झूठ पर कोई ऐसी रिपोर्ट शाया करे जिससे उनका अपना जो बीबीसी का चैनल है वो मुतासर हो कि ये झूठ बोलते हैं। देखें जी बात ये है, ये तो वही बात होगी ना कि अपने मुल्क में रहकर इनको अपने मुल्क का तो पता कि हमारे मीडिया के लोग बिक जाते हैं, ये वही सच बयान नहीं करते, वो सच कहना नहीं चाहते, तो ये समझते कि जैसे हमारे मीडिया हमारे मुल्क के मीडिया के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, तो इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया के भी रिपोर्टर्स होंगे, जबकि तो ये नहीं पता कि वहां पर इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती, वहां पर हक और सच की बात की जाती है, वहां पर कोई मजहब नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, वहां पर सिर्फ एक खालस रिपोर्टिंग की जाती है। और लेकिन अब यही बात जब इनके हक में लिखी जाएगी तो फिर ये लोग कहेंगे बीबीसी बहुत अच्छा था, बीबीसी ने बहुत कमाल कर दिया। अब इनकी मुखालफत में बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि जी बीबीसी ने पैसे ले लिए हैं, बीबीसी ने किसी के कहने पे ऐसा काम किया। बीबीसी के कोई किसी बात बीबीसी की तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मोतबर न्यूज का अदारा है और उस न्यूज अदारे के अंदर किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरह की रिपोर्टिंग करे या इस तरह की गुफ्तगू करे या किसी को ये बताए कि हम किसी खास एक मजहब को या किसी खास एक जमात के मतलब बता रहे हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जबकि हम आपके साथ बड़ा ईमान और यकीन से चाह रहे हैं। तो ये सही और गलत बात है। ये पाकिस्तान के रिपोर्टर्स की तरह, पाकिस्तान के मीडिया एसोसिएशन की तरह एक बात को दिल में रख के सोचते हैं कि अगर इन लोगों को पैसे दे के कोई भी खबर और कोई भी बात और कोई भी काम किया जा सकता है तो उनके साथ भी किया जा सकता है। अच्छा सर ये भी चीज सामने आई है, जो मुखालफीन है इस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हमें सबसे पहले पूछना चाहिए था, यहाँ तो अहमदियों को मुकम्मल हकूक हासिल है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, उन्हें सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, उन्हें हर दफ्तर में जॉब मिल जाती है, कोई मसला नहीं उनके लिए। बिल्कुल देखें ये तो उस वक्त की बात है जब आप किसी भी ये तो अगर कोई दफ्तर में काम करता है, किसी को ये पता लगता है कि वो शख्स अहमदी है, तो ये तो वही बता सकता है कि उसको क्या मुखालफत का पेश करना है, उसको कितनी परेशानियां है, उसको कितनी मुश्किलात का पेश करना होता है। यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते हैं, उनको पता लगता है कि इसका तलक जमात अहमदियत है, उसको क्या मुखालफत का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को तो उनकी सिचुएशन का पता ही नहीं है कि वो किस मुखालफत में है और किस मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे हर जगह तरीके लबैक और ये जनाब इस्लाम के ठेकेदार बैठे हो, तो वहाँ पर एक बंदा अहमदी किसी पोस्ट पे काम कर रहा है या अपनी काबिलियत से किसी जगह पर पहुंच गया है, तो ये तो उसको तो शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ता है। उसको तो मजबूरी है कि उसको बुलाया भी नहीं जाता, किसी प्रोग्राम में शामिल भी नहीं किया जाता, वो तो एक सिर्फ अपने दफ्तर में जाता है, काम करता है, वापस आ जाता है। ये बाहर बैठ के इस तरह की कमांड देते हैं जी आप सब बड़े आजाद हैं। अगर ये सारे लोग आजाद हो तो आप किसी भी अहमदी अफराद से पूछ के देख ले कि तुम भाई फलां दफ्तर में काम करते हो, क्या आपका माहौल बड़ा फ्रेंडली है, क्या दोस्त है आप आपके बड़े अच्छा ताउन करते हैं, कोई नहीं। ये तो सारी बातें जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो शुरू से अहमदी अफराद पाकिस्तान में है उनको तो हर बात का पता है कि हमें क्या मुश्किलात है, किस मुखालफत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एक स्कूल के अंदर जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के, उनको पॉपुलर लिटरेचर दे के उनके दिमाग में एक शर्मगेजी पैदा की जा रही है। जब वही बच्चा जो 5वीं 6वीं क्लास से लेकर जब 25-30 साल की उम्र पहुंचेगा तो क्या वो शर्मगेजी खत्म हो चुकी होगी? वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। वो उसका तो इख्तियार में नहीं होगा कि वो आपकी शक्ल भी देखे, आपसे कलाम करे, आपसे बात करे। तो ये सारी बातें इस तरह कहना गलत है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त कितने अहमदी तकरीबन जेलों में बंद है आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? लेकिन इस वक्त तकरीबन 6 से 7 अफराद जो है वो यहाँ पर हमारे लाहौर के अंदर है जिनकी कोशिश की गई, तो वो इस वक्त अरेस्ट है। उनकी अब ये अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी बेल जो है वो अप्लाई की जाएगी, क्योंकि सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था। तकरीबन वो 1.5-2 साल के अरसे से हसीर है और कैदोपन की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जबकि उनका कसूर क्या था कि उन्होंने वक्त के इमाम को माना है, कलमा हक बयान किया है, सच बात की है, ना उन्होंने चोरी की, ना डाका मारा, ना शराब पी, ना कत्ल किया, ना मनशियात किया। सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप ईमानदार हैं, मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान अहमदी कहते हैं,
वक्त के इमाम को आपने माना है, किसी को आप अच्छी बात समझाते हैं, ये आपका जुर्म है और इस जुर्म की सजा आपको इस दुनिया में मिल रही है। अच्छा सर ये बताइए, ये जमानतें भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ बड़े बड़े चोर डाकू जो हैं उनकी तो जमानतें एक सेकंड में हो जाती वहां पे। देखिए मालिक साहब, दूसरे जो चोर डाकू है वो पकड़े नहीं जाते। अगर वो पकड़े भी जाए तो उनकी जमानतें भी हो जाती है, फिर उनको जेल में वीआईपी सहूलतें भी दी जाती हैं, उनको टीवी दिया जाता है, सोफे, बेड, एसी, तमाम सहूलतें जो दुनिया में उनको मिलती है वो तो ऐसे लगता है जैसे किसी वीआईपी माहौल के अंदर आए हुए। ये तो सब मुश्किलात जो है ये तो अहमदी अपराध के लिए जिनके ऊपर ये जुल्म और सितम ढाए जाते हैं, अच्छा। जिनको पकड़ा जाता है, जिनकी मुखालफत की जाती है। अहमदियों को भी कोई जेल में सूरत मिली है या नहीं? तो आप इस बात से ज्यादा लगा रहे हैं कि जिनके ऊपर तो रसालत 295C की दफात लगती है, उनको आम कैदियों से अलहदा एक बैरक में बंद किया जाता है जो कि 6x4 की छोटी बैरक बनी होती है, जिसमें ना आप सही तरह खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। आम कैदियों को रोज सुबह अपनी बैरकों से बाहर निकाला जाता है, धूप में रखा जाता है, बाहर फिरते हैं, चलते हैं, अपना खाना पका सकते हैं। जबकि जिनके ऊपर तो रसालत की दफात लगी होती है, ना ही अपना खाना पका सकते हैं, ना ही बाहर निकल कर धूप सेक सकते हैं। इनको तो बकायदा बिल्कुल अलग से एक कमरे में बंद करके मुसलसल रखा जाता है, जहाँ पर इनको देनी रियत, जिस्मानी रियत भरपूर तरीके से इनको दी जाती है। तो ये तो तरीकाकार है। यहाँ पे कोई इंसानी हकूक की तंजीम नहीं बोलती कि ये बाकायदा तौर पे कोई जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे आप यूरोप में देखें जेलों में क्या सहूलतें हैं, तो वहां पे कोई ऐसे लोग नहीं है जो सामने आए? जी, पाकिस्तान में आपको बताया है कि जिससे ये 3 साल की गवर्नमेंट की हुकूमत में ये जो हुकूमत है रियासत मदीना में सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन सबको बंद कर दिया, अच्छा। उनको काम करने से रोक दिया। वो किस तरह जाके वहाँ बता सकते हैं? कोई तंजीम वहां तक पहुंचेगी तो बताएगी। जो बातें हम रिपोर्टरली आगे बताते हैं उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनती है, कार्रवाई होती है, तो वो ये कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। या तो ये खुद वहां पे जाकर सबको दिखाए कि ये देखें ये कहती है, ये उनके रहन सहन का तरीका है, ये उनकी चीजें हैं, फिर तो लोगों को समझ लगे। ना ये दिखा सकते हैं ना ये बता सकते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप हर बात को सच मान के हमारे गले में फूलों के हाथ डालते रहे और बताते रहे हुकूमत बहुत अच्छी है, हुकूमत बड़ी फ्रेंडली, हुकूमत बड़ी तावन करने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जितना नुकसान फलाही रियासत या रियासत मदीना में इमरान खान न्याजी के दौर में जमात अहमदिया के साथ नारवा सलूक में किया गया, ये इससे पहले नहीं था। अच्छा, ये इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं बड़े बाहर के ममालिक देखे हैं, बड़ी जबरदस्त जिंदगी है, मैं वही जिंदगी यहाँ चाहता हूँ, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा। ये सिर्फ जबानी बातें? जी बिल्कुल, अगर ये सारा कानून होता तो पाकिस्तान में जो जमात अहमदिया के अफराद है उनकी जिंदगी में सुकून भी होना चाहिए। तो बाहर जाके तो दुनिया में हर चीज नजर आ जाती है कि वहां पर ये माहौल है, ये कानून है। पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आता? पाकिस्तान में क्यों इदारे उनको नहीं बताते कि जो अगर आप अकलियत है, जमात अहमदिया के अफराद अगर अकलियत में शामिल है तो अकलियत के साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या उनके साथ इस तरह उनके कब्रों को बदमार किया जाता है? क्या इनकी मसाजिद को इस तरह तोड़ा जाता है? क्या उनको इस तरह की आजादी हासिल है? जबकि अकलियत के अंदर तो ये बात की पूरी आजादी हासिल है कि कोई बंदा अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी जगह पर अपने तरीके से इबादत कर सकता है और रियासत उसकी हिफाजत की जिम्मेदार है। ये रियासत इस चीज की हिफाजत की जिम्मेदार है कि मौलवी के साथ मिलकर वहां कब्रिस्तान को तोड़ दिया जाए, कतबों को तोड़ा जाए, कलमा जो लिखा होता है उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए कि जी ये अहमदी अफराद का कलमा है, बिस्मिल्लाह के ऊपर पाँव रख के खड़े होना चाहिए। ये इनका दीन कहता है, दीन की तवील कहती है। नहीं तो यहाँ मजहब की तौहीन नहीं होती जहाँ पे ये इस तरह के काम करते हैं, वहाँ कोई कानून नहीं है। ये देख रहे, यही वो इस्लाम के ठेकेदार हैं कि जिन्होंने दीवार पे कलमा लिखा हुआ उतारा है कि जी वो अहमदियों का कलमा है और उसको उतार के उस पर पाँव रख दिए, हम मुसलमान है जी ये इनका कलमा है। कलमा तो एक ही है, उसके ऊपर इनकी जियारत खत्म नहीं होती, उनके ऊपर इनकी जियारत नहीं आती। इनको तो अल्लाह ताला का अज़ाब अजीम ही है जो आके समझा सकता है कि इनकी समझ में शायद आ जाए। इनको फिर भी नसीहत नहीं होती कि जल्जले आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, हम किसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हम नहीं समझते कि हम इंसानियत के भी काबिल हैं। हम कल को रोज़े महशर हम किस मुंह से जाके जवाब देंगे कि हम कौन लोग थे जिन्होंने दीवारों पे लिखा कलमा तोड़ के नीचे फेंका था? किस मुंह से सफाई छुपात के ये लोग हकदार होंगे? क्या हमने ना नमाज को कभी आगे रखा, ना दीन को आगे रखा, ना इंसानी हकूक को आगे रखा, ना हकूकुल्लाह को आगे रखा? किस मुंह से जाके ये कहेंगे कि जी खुदा के नबी हमारी शिफात करेंगे? वो इनको गले लगाएंगे। अच्छा, थोड़ी कलमे की बेर बचेगी। जी, थोड़ी सियासी सूरत हाल में बात करते। बड़ा शोर पड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब को, जी हम ले आएंगे वापस, हम उनको पकड़ के लाएंगे, कोई वजीर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
आपका क्या ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब जाने के लिए आए हुए हैं वहां पे? नहीं जी, अगर ऐसी बात होती तो नवाज शरीफ साहब गए क्यों थे, और अगर चले गए थे तो फिर इनकी गवर्नमेंट ने इजाजत दे के सबको बाहर भिजवाया था। शहजाद अकबर साहब इसी वजह से तो अपने अहदे से इस्तीफा दे के चले गए हैं जी। उन्होंने प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग के जरिए कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं फराहम की जिसके साथ ये पता लगता कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो पकड़ा है और इन लोगों को पकड़ के और जेलों में डाला है, और जेलों में डालने के बाद इनसे रकम बरामद की है। तो ये ना तो ये उनके जाने के लिए है, ना ये इनके आने के लिए है। ये तो अब उनकी अपनी मर्जी है कि वो बीमार थे, जिनके दिल की तकलीफ थी, उनको बाहर भेजा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता था कि उनको दिल की तकलीफ है, रिपोर्ट देखने के बाद ही बाहर भिजवाया। अब वो कहते हैं जी बाहर चले गए। अगर वो इतने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग मुखलस होते तो उन्हें बाहर क्यों जाने देते, यहाँ पर उनका इलाज करते या उनके साथ कोई ऐसा मुआहदा करते कि आप चले जाए, अपना इलाज कराएं, फिर पाकिस्तान वापस आए, अपनी सजा पूरी करें। लोग सबको देने वाले। अच्छा, कोई वीडियो ऐसी भी मैंने देखी कि वो तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, सीढ़ियां चढ़ के, कभी वो किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में दौरा कर रहे हैं। तो ये भी अब इन्होंने एक इशू, जी ये बीमार नहीं, ये सेहतमंद है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके नजदीक बीमार मेरा ख्याल वही है जो बेड पे पड़ा रहे सिर्फ। जी जी बिल्कुल कोमल, पाकिस्तान जो कहती है जो बंदा बेड पे पड़ा रहे उसको ऑक्सीजन लगी और डॉक्टर उसको कहे के बाद जिसके पास 3 घंटे हैं वही बंदा बीमार है, ना वो बंदा ठीक हो सकता है, ना वो चल सकता है। इनकी नजर में इनकी सोच का महवर ही बहुत छोटा है। ये पता नहीं किस जगह पर बैठ के सोचते हैं और कहते हैं जी हम तो मुल्क की फलाह के लिए काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। ये नहीं सोचते कि अगर वो बंदा ठीक है या उसको हमने बाहर भेजा तो ये सारी बातें उससे पहले तय की होती। अगर उनको सजा देनी होती, कभी आज तक इस कानून में पाकिस्तान जब से बना आज तक बताया किसी बड़े बंदे को आज तक सजा मिली हो या किसी बंदे ने कोई रकम लेके चला गया और उसने वापस जमा कराई हो। यहाँ पर अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है। यहाँ सारे कवानीन गरीब आदमी के ऊपर लगते हैं। शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे के बाद मेरा ख्याल है जैसे जैसे गवर्नमेंट जो इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं और भी मजीद को इस्तीफा देते जाएंगे कि नहीं, मुश्किल है। देखें ये तो अब जैसे इनकी वो आटे के ऊपर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ऊपर इनका जो चल रहा है, चीनी के ऊपर इनका जो माफिया बैठा हुआ है, पेट्रोल के ऊपर माफिया बैठा हुआ है। अब इनको पता तो लग गया कि गवर्नमेंट को कि हमारी जो आवाम है हमारे बिल्कुल मुखालफ है, वो हमें एक लम्हा भी अच्छा नहीं समझती। ये हम सब झूठ के पेपर टीवी पे बैठ के बयान करते हैं, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। आवाम से पूछ के देख ले, वो सारे इनको गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इनके साथ तावन किया। इन्होंने कहा था जी हम बिजली सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे। चीनी आप देख लें, 92 रुपए किलो आटा जो है वो चला गया, चीनी 140 रुपए पे चली गई है, चीजें नापैद हो गई है। सब्जी की तरफ ध्यान करें तो वो एक गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है। बिजली के जो बिल है, बिजली की कीमत 3-3 रुपए बढ़ा दी है, और ये पेट्रोल जो है वो 147 रुपए के ऊपर चला गया है। वो पिछली दफा जी वजीर आजम साहब को असम्बली पे किसी 11 रुपए की उन्होंने कैंसिल कर दी है कि वो नहीं बढ़ाना। अब दोबारा 15 तारीख को फिर वो बढ़ा देंगे, फिर वो 154 पे चला जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जी पेट्रोल बड़ा महंगा, हम बड़े मजबूर है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तो महंगा, इंटरनेशनल मार्केट में गरीब आदमी की दिहाड़ी भी बहुत ज्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट में एक बंदे की दिहाड़ी इतनी है कि वो रात को अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करा सकता है। पाकिस्तान में एक गरीब आदमी की दिहाड़ी इतनी है कि वो 2 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकता। अच्छा सर, ये बताइए कि ये कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं जी दोबारा धरने की तैयारी की जा रही है, कोई है ऐसे आपको भी नजर आ रहा है कि धरना शर्मा? ऑपोजिशन जो है वो मुतहदा होकर एक 23 मार्च वाले दिन एक धरने की और एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि 23 मार्च के बाद ये सारा कुछ किया जाए। परेशानी तो उनके लिए भी है, और परेशानी जो है इनके लिए भी यही है कि हम हुकूमत को एक टफ टाइम दे, और 3 साल 3.5 साल से नाइट का अर्सा गुजर चुका है। तो ये बात इलेक्शन की तरफ चली जाए तो देखिए, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हुकूमत को कोई ना कोई बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त ऑपोजिशन है वो सारी मुस्तैद होकर कोशिश ये कर रही है कि हम किसी न किसी तरीके से एक बड़ी तहरीक लेके आए और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, ताकि ये जो नए इलेक्शन है उनकी तरफ बात जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया, आपसे फिर भी राब्ता रहेगा। थैंक यू, बहुत थैंक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान से ब्यूरो चीफ हमारे थे, रिपोर्ट अभी आपने पूरी सुनी। कल मैंने एक ऑडियो थी चंद मिनट की, जो जमात अहमदिया के चौथे सरबराह थे उनकी, कि अगर कोई गैर जमात
مسلمان وفات پا جاتا ہے تو اس کے جنازے کے بارے میں سوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی احمدی کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی مسلمان ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، تو جنازہ پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے قبرستان جا کے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے، جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ احمدی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو قبرستان میں جس طرح آئے دن بے حرمتی کی جاتی ہے، بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا مساجد سے کلمہ مٹایا جاتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام کہاں پہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے انسانیت، اور اسلام نے انسانیت کے احترام کا کتنا خیال رکھا، اور اسلام نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کیا کیا کیا، مگر کیا وجہ کہ آج بھی یہ لوگ جو ہیں یہ انسانیت سے بہت دور جا چکے ہیں، اور نہ ان کی اخلاقی حالت درست ہے۔ ایک زندہ سے بھی ان کو تکلیف ہے، اگر کوئی وفات پا جائے تو اس سے بھی تکلیف ہے۔ اتنا میرا خیال ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں کہ کسی کی قبر پہ بسم اللہ لکھا ہو تو جناب ان کا جو اسلام ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، شاید آپ لوگوں کو کسی کو سمجھ آئے۔ ہمارے غیر جماعت دوست بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، وہ بھی غور کریں کہ جہاں یہ لوگ مردہ جہاں تدفین ہوئی ہے ان کو سکون سے نہیں رہنے دیتے، وہاں زندہ کو کیسے رہنے دیں گے؟ پھر آگے یہاں پہ کہنا کہ بی بی سی غلط رپورٹ جاری کر رہا ہے، یورپین یونین غلط رپورٹ جاری کر رہا ہے، اپنی حالت نہیں دیکھنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں نائن روز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔